कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम उपस्थित हैं। मैं हूं मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं शेफाली कपूर। आप सभी को मंदाकिनी जोशी और शेफाली का नमस्कार। क्या बात है शेफाली, आज थोड़ा सा एक ही टाइम पर हम लोगों के दिमाग में एक ही बात चलती है। ऐसा अक्सर होता है। बिल्कुल होता है। और अब ये भी होता है इस कार्यक्रम में कि हम आते ही बता देते हैं कि आज क्या क्या लेकर हम आए हैं। आप कहें तो मैं बता दूं आज के विषय। बिल्कुल, आप अपना पिटारा खोल सकती हैं। हाँ, पिटारा खोल दिया है मैंने। आज दिन विशेष पर हम बातचीत करेंगे और बचत का सतरंगी पिटारा गुल्लक, इस विषय पर भी बात होगी। पर्यटन में आज ऊटी की सैर करने जा रहे हैं हम लोग, है ना? क्या बात और साथ ही मुझे कुछ कहना है। हाँ, क्या कहेंगे? यही कि संस्कार ही है हमारी असली पहचान। जी बिल्कुल, जैसे आपने गुल्लक की बात की ना, तो मुझे अपने बचपन के दिन आ गए कि याद कि क्या वो भी दौर हुआ करता था जब गुल्लक में हमारा एटीएम टाइप होता था ना, और एक ही पिन से हम सारा पैसा बाहर निकाल लेते थे, है ना? बिल्कुल। तो इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे आज। तो वैसे हम ये अपने साथियों से, अपनी सखियों से, सखाओं से पूछना चाहेंगे कि क्या आपने भी बचपन में पिन से गुल्लक पर सेंध लगाकर पैसा निकाला है? बिल्कुल पूछेंगे। और ये भी पूछेंगे कि वो क्या मानते हैं मुझे कुछ कहना है के अंतर्गत कि संस्कार ही है असली पहचान, इस विषय पर वो क्या सोचते हैं, अपने जीवन में उन्होंने किन संस्कारों का पालन किया है, वो भी वो बताएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और वैसे आज आप जब स्टूडियो में आई, उससे पहले मैं आपको कितना ढूंढ रही थी, शायद आपको पता नहीं। अरे लंच टाइम पर मैंने पूरा गार्डन घूम डाला। हाँ। आप मुझे कहीं नहीं दिखी, लेकिन एक झाड़ी के पास दिखी आप, वो थी गुलाब की झाड़ी। उनके बीच में आप बैठी हुई थी। मैंने कहा क्या बात है, एक गुलाब जो है वो गुलाब की झाड़ियों के बीच में बैठा हुआ है। क्या बात है। लेकिन आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी चाहिए थी, क्योंकि गुलाब में कांटे होते हैं। ये कही ना अपने पते की बात कि मैं गुलाबों के बीच में ही नहीं बैठी थी, बल्कि वहाँ कांटे भी थे। और लेकिन मैं उतने ही प्यार और मोहब्बत के साथ गुलाब को भी छू रही थी और कांटों को भी छू छू कर हल्का सा देख रही थी। लगा तो नहीं? नहीं लगा नहीं। लेकिन एक बात है वैशाली, शेफाली, क्या बात है, आज हम थोड़ा सा अलग ही मूड में जा रहे हैं कि जो फूलों और कांटों का साथ है ना, वो ये हमें जीवन में कोमलता और कठोरता दोनों को दर्शाता है कि जीवन में कोमलता भी होती है और कठोरता भी होती है। और ये जो फितरत है, इससे हमें दो चार होना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग हमें कोमल मिलते हैं, कुछ कठोर मिलते हैं। हमें कैसे उनके साथ बर्ताव करना है, ये हमें सीखना होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात की कि एक ही टाइम पर आपको ये दोनों चीजें एक साथ भी मिलती हैं। बिल्कुल मिलेगी। जैसे देखिए ना, प्रकृति में चांदनी है, बारिश है, हवा है, तो ये हमेशा साथ मिलते हैं, है ना? बिल्कुल। तो उसी तरह से जो है फूल और कांटे भी साथ ही मिलते हैं। अगर आप फूलों का साथ पसंद करते हैं तो आपको कांटों को भी सहना होगा। क्या बात है। लेकिन मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे यहाँ पर मुझे ट्रांसमिशन में आना था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी तो जिक्र मैं कर ही दूंगी कि फूल और कांटों के साथ एक प्यारा सा फूल भी वहां मौजूद था। शुक्रिया, आपने मुझे फूल कहा, फूल नहीं कहा। नहीं, आप तो हैं ही फूल जैसी कोमल, नाजुक और खुश मिजाज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसी पर हमारा व्यवहार भी कई बार बिल्कुल, और आपकी सोच पर भी होता है। हाँ, ये तो है ही। खैर, हमारी सोच तो सबसे बड़ी बात है कि आप किस सोच के साथ अपने जीवन को चलाते हैं, अपने जीवन के मापदंड तय करते हैं, आपकी क्या सोच है ना? सामने वाला फिर कैसा ही हो, कांटा ही क्यों न हो, सही बात। आप फूल बनकर अगर रहते हैं तो आपकी बात ही और होती है। क्या बात है। और कार्यक्रम की बात ही कुछ और हो जाएगी जब एक सुरीला सा गीत हो जाए। हाँ चलिए, जब फूल और कांटे की बात चली है तो आपको ये प्यारा सा गीत सुनाते थे। बिल्कुल, इंतजार है।
पिया, तू बचा ले बलम आज मेरा जिया। हाय रे बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हाय रे पिया हरे 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 पिया। कांटा लगा हाय लगा, आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हाय रे पिया। सबको पुकारे अनाड़ी न समझे ये मिलने का सारा जतन है। कैसे बताऊं ये चाहत की सैया चुभन है। सबको पुकारे अनाड़ी न समझे ये मिलने का सारा जतन है। कैसे बताऊं ये चाहत की सैया चुभन है। ये वो कांटा सजन जाए लेकर जिया, नैन सुई लगे तो निकले पिया। हाय रे बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हाय रे पिया हरे 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 पिया। कांटा लगा। क्या बात है, आपने तो मेरा मनपसंद गाना ही सुनवा दिया। अरे भाई, इतना सुंदर गाना था। जब बात फूल और कांटे की चल गई तो फिर ये गाना तो सुनना ही था। और मैं देख रही थी कि हमारी कुछ सखियां हैं, वो पूरा गानों की लाइन सब बताइए वो लिखकर हमें भेज रही हैं। हाँ। मतलब कितनी लगन के साथ सुनते हैं। ये बात तो है। ये तो मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों में देखा है कि जो गाना बज रहा होता है, हमारे सखा और सखियां उस गाने की वो पंक्ति निकाल कर हमें भेजती हैं जिसमें मर्म छुपा होता है पूरे गाने का। बिल्कुल, उनको पूरा गाना याद होता है। यही तो है सुधी श्रोता, है ना? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब चलो तैयार हो जाओ। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, चलना है ऊटी चलना? नहीं, ऊटी नहीं चलना है। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाली हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे हमारे श्रोता कहते हैं कि भी मंदाकिनी जी जो है गीत माला में प्रश्न लेकर आती हैं, क्लास लगा देती हैं। अरे तो एक क्लास में लगा रही हूँ आपकी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक पहेली बूझ के बताओ। एक पहेली ये है कि जो न बोलता है न चलता है, लेकिन जब खनकता है तो दिल मुस्कुरा उठता है, या यूं कहें बल्ले बल्ले हो उठता है। ओ, बोलता भी नहीं है और वो चलता भी नहीं है। अच्छा, लेकिन जब खनकता है ना तो फिर हम सबके चेहरों में मुस्कान आ जाती है। हाँ, आपने तो मुझे बचपन में डाल दिया। मेरी प्यारी गुल्लक है ना। यानी कि आपने 100 में से 100 मार्क्स। ओह वाह, क्या बात है। तो बताइए, आपको याद है बचपन के दिन जब आपके पास गुल्लक हुआ करती थी? हाँ, और मैं अभी भी शौक रखती हूँ गुल्लक का। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे पापा मम्मी छोटी सी मिट्टी की गुल्लक ला के दिया करते थे और हम लोग उसमें पैसे डालते थे। और जब देखते थे कि हाँ वो हैवी हो रही है, यानी पैसे उसमें काफी हो रहे हैं, हिलाने में ज्यादा मजा आता था। और एक मारा उसमें टन किया, वो सारे पैसे बाहर आ जाते थे। तो वो एक आनंद था ना, यादें थी, वो अभी भी जिंदा है। और हमारा प्रयास ही अभी भी रहता है, भले ही हमारे पास वो मिट्टी की गुल्लक ना हो, हम किसी भी बॉक्स में कुछ पैसे जरूर ऐसे डालना रखते हैं। वो गुल्लक का ही काम करते हैं। आज के इस डिजिटल युग में जो बच्चे हैं ना, वो नहीं जानते गुल्लक क्या है, लेकिन हम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और पता है, आपको भी पता है, मैंने तो बहुत बड़ी गुल्लक रखी है अपने पास। अच्छा। और पूछिए उसमें क्या डालती हूँ? कभी आपको डाल देती हूँ, कभी किसी दूसरी सखी को डाल देती हूँ, कभी तीसरी सखी को। तो मेरी तो सखियां ही मेरी गुल्लक है, यानी रिश्ते संजो के रखती हैं। क्या बात है ना? मैंने तो एक ऐसी गुल्लक बना ली है जिसमें मेरे दुनिया भर के दोस्त शामिल हो जाते हैं। बहुत अच्छी आदत, सब कुछ है। बहुत मैं जब उनको उस गुल्लक को हिलाती हूँ तो सारे दोस्त एक साथ हा 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 कर उठते हैं। यानी जब जिसकी याद आए उसको आवाज भी दे सकती हैं, और वो बाहर निकल के आ जाती है। बहुत सुंदर। वैसे गुल्लक बहुत प्यारी चीज है। जितनी देखने में सुंदर होती है मंदाकिनी जी, उतनी ही उसमें जो विशेषताएं हैं वो भी बहुत अच्छी। उसके पीछे जो छिपा भाव है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों में जो है एक बचत की आदत डालना, बच्चों को बताना कि बचत हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। और खास तौर से आज के इस युग में बच्चे जब अंधाधुंध खर्च करना जानते हैं, ऑनलाइन फटाक से कोई चीज ले आते हैं, मम्मा ये ले लूं, पापा ये ले लूं, लेकिन वो पैसे की वैल्यू उतनी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये पैसे आते कहाँ से हैं, कमाने में कितना कष्ट होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो गुल्लक में जब हम पैसे जमा करते हैं तो यही संस्कार हमारे अंदर पड़ते हैं। आगे चलकर यही हमारी बचत जो है, छोटी छोटी बचत होती है ना, वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। और
हमें आज के इस युग में हमारे माता पिता को जो है बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये जो गुल्लक है ये केवल मिट्टी की नहीं है। आपको ये नहीं सोचना नहीं मम्मा ये क्या होता है, क्योंकि आपको बड़े बड़े आकर्षक खिलौनों की आदत हो गई है। लेकिन ये जो गुल्लक है आपकी, ये आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन जाती है। बिल्कुल, जब आपको पता चलता है कि जिंदगी में पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे जमा किए जाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो उस वक्त यही गुल्लक आपका साथ निभाती है। और याद है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो मम्मी पापा कहते थे कि नहीं पैसे खर्च मत करो, जाओ अपनी गुल्लक में डाल दो। और हम लोग पैसे लेके भाग के गुल्लक के पास जाते और उसमें एक एक सिक्का डाल। तब हम लोगों को ये नहीं मालूम होता था कि ये हमारे आने वाले कल के लिए कितनी बड़ी चीज महत्वपूर्ण होगी, हमारा भविष्य होता है वो गुल्लक। और पता है जब डालते थे तो लगता है हे भगवान ये गुल्लक कब भरेगी, कब इसको तोड़ेंगे, कब इसमें से खूब सारे पैसे छन्न करके बाहर निकल के आएंगे। 5-5 पैसे, 10-10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे हम लोग डाला करते थे। और कभी कभी नोट भी मोड़ के डाल दिया करते थे। छोटा सा जगह होती थी, नोट को पूरा सब मोड़ के अंदर डाल देते थे। लेकिन वो नोट कभी उस वाले जो पॉइंट होता था जिसमें से हम डालते थे वो बाहर नहीं आ पाता था, है ना। सबसे बड़ी और बहुत कोशिश होती थी हम लोगों की कि गुल्लक को पलट के देखें और उसमें से खनखना के वो सिक्के बाहर आ जाएं। लेकिन वो नहीं आते थे। तो चलिए हम बताते हैं कि हमारे श्रोताओं ने क्या क्या लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जरूरत पड़ने पर गुल्लक से पैसा निकालना पड़ता था और उसके लिए बालों में लगाने वाली चिमटी क्लिप का प्रयोग करते थे। और निकलते उसका वो बड़ा हो जाता था तो पैसा निकल जाता था, और कभी गलती से टूट गया तो रुलाई भी आ जाती थी। क्या बात है। ऐसे ही हमारी एक साथी ने लिखा है कि इच्छाएं उतनी ही अच्छी होती हैं जहां हमारा स्वाभिमान किसी के पास गिरवी न रखना पड़े, और जीवन में गुल्लक का होना भी बहुत जरूरी है। लिखती हैं ये कि एक गुल्लक रिश्तों की, एक गुल्लक दोस्तों की, एक गुल्लक यादों की। न जाने कब कौन सी जमा पूंजी काम आ जाए, और काम ना भी आए तो इनकी खनक से ही आनंद रहता है। सबसे बड़ी बात कि हमें ये स्वार्थ नहीं रखना है कि भाई हमने मान लो रिश्तों की गुल्लक बनाई, दोस्तों की गुल्लक बनाई, वो दोस्त मेरे तब काम आएगा, वो दोस्त मेरे तब काम आएगी। अगर हमने ऐसे रिश्ते संजोए तो वो रिश्ते ज्यादा नहीं चल पाते, क्योंकि स्वार्थ रिश्तों में अगर होता है तो फिर वो रिश्ते कहाँ रह जाते हैं, वो रिश्ते रह ही नहीं जाते। तो आपको तो बस गुल्लक में दनादन अपने दोस्त डाल देने हैं, है ना। जैसे मैंने शेफाली को डाल रखा है, मैं परमानेंट हूँ। ऐसे बहुत सी दोस्तों को मैंने अपने गुल्लक में डाल रखा है। ये नहीं सोचती हूँ कि वो कब काम आएगी, वो कब आएगी। मेरे दोस्त हैं, मैं कभी भी इन्हें खनखना सकती हूँ, कभी भी इनसे बात कर सकती हूँ, है ना। कभी भी इनके सुख दुख में बात कर सकती हूँ, क्या हो रहा है, कैसे हो, कहाँ हो। यही तो प्यार और दोस्ती है। ये रिश्तों की गुल्लक होनी चाहिए। एक श्रोता लिखता है कि भला ऐसा कौन है जिसने कभी गुल्लक में पैसे न डाले हों। बच्चों में बचत की आदत डालने का ये पारंपरिक तरीका जो आज तक चला आ रहा है। और ये बात है कि हमारे समय में मिट्टी की हुआ करती थी, पर आज प्लास्टिक और धातु की गुल्लकें भी मिलने लग गई है। तो आज ही सोचकर हंसी भी आती है कि हम बचपन में इन चोरी प्रूफ मिट्टी की गुल्लक से 1 या 2 सिक्के निकालने के लिए क्या क्या जुगत लगाते थे। और एक हाई रिस्क एडवेंचर होता था जिसमें कभी कभी गुल्लक बेचारी शहीद हो जाती थी और हमारी पिटाई हो जाती थी। तो आज पोते पोतियों के लिए लकड़ी की गुल्लक ले रखी है जिसमें वो पैसा डालते हैं और इकट्ठा होने पर बैंक में जमा कर देते हैं। अच्छा, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों की जिद की वजह से न जाने कितनी गुल्लकें शहीद हुई हैं, है ना। अंदर से निकला कुछ ज्यादा माल भी नहीं निकला, थोड़े बहुत पैसे मिले। ऐसे ही हमारी एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक सतरंगी बचत का पिटारा। ये विषय आपने आज अच्छा बताया और हमें हमारे बचपन की याद दिला दी, खासकर मुझे मेरी। सच में अगर हम अभी से ही बच्चों को गुल्लक देते हैं या उन्हें गुल्लक में पैसा डालना सिखाते हैं तो हम अभी से उन्हें बचत करना सिखाते हैं। कल बचपन जो बजरंग ये है पिटारा है गुल्लक का, ये वही चीज होती है जहां जिस बच्चे को बचत करना सिखाती है और बचत की जो महत्व है उसको समझते हैं। खासकर बच्चों के लिए गुल्लक बहुत कुछ सिखा देती है कि उन्हें अपने जीवन में बचत कैसे करना है और जब जरूरत पड़े तो हम उन पैसों का यूज कर सकते हैं। क्योंकि मालूम नहीं रहता है हमें कि हम जो पैसे जमा कर रहे हैं वो आने वाले कल में किस मत के लिए वो पैसे यूज होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। एक एक पैसा जोड़कर ही जो है हम भविष्य का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक गीत सुन लिया जाए। गीत पहले बिल्कुल सुनेंगे। मैं बहारों का फसाना लेके एक अंगड़ाई मुझ
का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। क्या कहा दिल जिगर क्या है जवानी मांगो ना, तेरे लिए मजनू बन सकता हूँ, लैला लैला कर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, ये ग़िज़ा मिलती है लैला, ये ग़िज़ा मिलती है लैला, तेरे दीवाने को, तेरे दीवाने को। हो जोश उल्फत का ज़माना, लागे है कैसा सुहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। मानता हूँ है सुहाना जोशे उल्फत का ज़माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। दिल रुबाए, हाँ इसी अंदाज से फरमाए जा, गीत सुना सकता हूँ दादरा गिन कर पूरे 12 मात्रा, चाहे नमूना देख लो। धीरे से जाना बगियन में, धीरे से जाना बगियन में रे भंवरा, धीरे से जाना बगियन में। हो ये लल्ला डिंग लल्ला, हो ये लल्ला। हो तू कला का है दीवाना, कम है क्या तुझको बहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। हाँ ये अच्छा है बहाना, मैं कला का हूँ दीवाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। दिलरुबा सच कहा, साच तेरा प्यार बाकी माया है, तेरे लिए जोगी बन सकता हूँ, जंगल जंगल फिर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। बुमक बिम बुमक बिम बुमक बुम बुमक, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर चोर। हो मैं हूँ तेरी जान जाना, हाँ मुझे से लाओ लगाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। जय गुरु मैंने ये माना, तू है मेरी जान जाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 1 2 3 4 5।
5 रुपया 12 5 रुपया 12 आना। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। कभी शेफाली 5 रुपया 12 आना के पीछे अपने भैया से मार तो नहीं खाई? नहीं, मार तो नहीं खाई, मार तो कभी नहीं खाई, ना तो पेरेंट्स से खाई ना ही भैया से खाई। लेकिन हमने तो खाई है। खाई है? ओ, जोर वाली खाई है? हाँ, जोर वाली भी खाई है भाई। गुल्लक को लेके? गुल्लक को लेके नहीं, कभी पढ़ा नहीं तो गणित का सवाल नहीं आया। अच्छा। तो पापा की एक थप्पड़ जड़ा ओ, पढ़ती थी। हम लोग आंख से डर जाया करते थे। वो तो डर होता ही था। हाँ। माँ की आंख ऐसी होती थी कि एक आंख अगर दिखा दी उन्होंने तो हमें डर लगता था, कोई चीज नहीं उठा सकते थे। हाँ, और फिर वही मतलब मालूम रहता था कि नहीं ये काम नहीं करना है। लेकिन जब आपको पढ़ा रहे हैं और आपको सवाल समझ नहीं आएगा एक बार 2 बार 3 बार तो एक जड़ेंगे ना चाटा, तो वो चाटा खा के ही सवाल फिर समझ आता है आपको, है ना? तो हमारी श्रोता ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। लिखती है कि मंदाकिनी जी, शेफाली जी, आपको नमस्कार है और सखी सहेली प्रोग्राम विविध भारती मुंबई की ये जोड़ी जो आप और मेरी जोड़ी है वो पेश करेगी आज का ये प्रोग्राम। जैसे भारतीय महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप विश्व विजेता टीम के 2 ओपनर्स जो आते ही जानकारी और कमेंट्स के छक्के चौकों की मधुर बौछारें कर देती हैं, वैसे ही आप दोनों भी हैं। अरे वाह। यानी आज तो एक साथ 2 सुरीली आवाजें। अरे वाह, बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको हम देते हैं। ऐसे ही जब भी हम गुल्लक की बातें कर रहे थे ना, तो हमारी एक सखी हैं, उन्होंने कुछ कविता के रूप में गुल्लक को लेकर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। और बड़ी प्यारी लिखी हैं उन्होंने। लिखती हैं कि अपने गुल्लक को मैं संजोए रखती हूँ, खुशियों के सिक्कों को उसमें रखती हूँ, गिन गिन कर चुनकर उन्हें संभाल कर रखती हूँ। कुछ सिक्के ऐसे हैं जो अनमोल हैं, कुछ सिक्के बचपन की याद दिलाते हैं, वो खट्टी मीठी बातें, वो दोस्तों के साथ शरारतें, उन मस्तियों को याद रखती हूँ। अपने गुल्लक को संजोए रखती हूँ, कुछ अपनों की बातें, कुछ हंसी ठहाके, उन्हें कागजी नोटों की तरह मोड़ कर रखती हूँ, उन यादगार लम्हों को समेट कर रखती हूँ। और आगे लिखा है इन्होंने, आगे लिखते हैं कि अपने गुल्लक को संजोए रखती हूँ, कुछ सिक्कों का मोल सिर्फ मैं ही जानती हूँ, छन्न से मेरी रूह को सुकून देते हैं, अपना मोल बढ़ाते नहीं हैं, पर उनके होने से मैं अनमोल हो जाती हूँ। उन्हें पलकों में सजा के रखती हूँ, अपने गुल्लक को मैं सजाए रखती हूँ, कुछ बेहतरीन पलों को, कुछ खूबसूरत रिश्तों को, उनके यादगार नजरानों को, कुछ अभूले लम्हों को गिन गिन कर चुन चुन कर उन्हें संभाल कर रखती हूँ, मैं अपनी गुल्लक को संजोए रखती हूँ। कितनी प्यारी कविता लिखी है ना, बहुत प्यारी। और सचमुच मंदाकिनी जी, गुल्लक जो है ना वो केवल बचत की परंपरा को ही जिंदा नहीं रखती है, बल्कि आप देख लीजिए बच्चों से लेकर बड़ों तक जो है एक भावनात्मक जुड़ाव भी रखती है। बिल्कुल, और उनके अंदर एक आदत भी पनपती है कि किस तरह से किसी चीज को संजो कर रखा जाता है, किसी चीज को बचा कर रखा जाता है, एक आदत भी डेवलप होती है आपके अंदर। और वैसे मैंने देखा है कहीं कहीं मिट्टी की गुल्लक बेचने वालों को भी मैंने देखा है। अच्छा। जो मिट्टी के बर्तन बेचते हैं उनके यहाँ मैंने गुल्लक भी देखी है। त्योहारों के दिन में खासतौर से वो गुल्लक हम देख लेते हैं, लेकिन हम उन्हें खरीद नहीं पाते हैं, हमें खरीद लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए पिछले दिनों हम बात कर रहे थे मिट्टी के दियों की, कि हमें जो है उन दियों को हर हालत में खरीदना है, क्योंकि वो हाथ से बनाई हुई कला है, वो भी तो अपना बेचकर जीवन यापन करते हैं। और वो चीज जो है ये परंपरा के रूप में जीवित रखे हुए हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि हमें जहाँ दिखे अगर हमें गुल्लक रखना है तो जरूर खरीदनी चाहिए। और वो मिट्टी वाली जो गुल्लक है ना, वो प्लास्टिक और टीन और स्टील के जो भी उनसे उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती। वो जो प्यार है ना, मिट्टी की गुल्लक में अलग ही किस्म का प्यार मिलता है। आप किसी प्लास्टिक की गुल्लक को भी लॉक खोलकर या वैसे आप पैसे निकाल सकते हो, लेकिन मिट्टी की गुल्लक की तरफ फोड़कर वो जो एक उत्साह रहता है ना, वो अलग ही रहता है। तो वो हम कोशिश करेंगे इस बार कि जब भी कहीं जाते हैं तो मिट्टी की गुल्लक जैसे ही मिलती है मैं तो कम से कम खरीद कर लाती हूँ, और उसमें 1-1 रुपए के सिक्के, जो भी सिक्के हमें अभी वो आप डालिए उसमें हम डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से सखियां भी जरूर अपने घर में इसको लाएंगी, और हो सकता है कि उनके यहाँ हो भी, और अगर नहीं भी है तो आप खरीदिए गुल्लक और अपने बच्चों में भी ये आदत डालिए। सबसे बड़ी बात। और खासतौर से हमारे जो सखा है उनसे भी हम कहेंगे कि आप तो बाजार से होते हुए घर आते हैं, आपको रास्ते में जहाँ कहीं भी ऐसा मिलता है, क्योंकि हमारी सखियां हर दिन तो बाहर नहीं जा पाती होंगी, लेकिन पुरुष जो हैं नौकरी करने के लिए निकलते होंगे, शाम को आते भी होंगे, और उनके आसपास कहीं ना कहीं उन्हें जरूर ये गुल्लक देखने को मिलती होगी। तो हमारे कहने पर उस गुल्लक को, मिट्टी की गुल्लक को खास तौर से वो लेके आए, ताकि जो बेचने वाला
है, जिसने अपने हाथ से ये कारीगरी की है, उसको भी चंद पैसे मिलेंगे। पैसे मिले और आप एक बार लाकर देखिए आपके बच्चे कितने खुश होंगे। क्योंकि ये उन्हें एक अलग सी चीज मिलेगी। आज के इस युग में जब बच्चे पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, ऐसे में जब उन्हें आप मिट्टी की गुल्लक देंगे, आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। गिफ्ट पहले करी भी जाती थी, देते थे उपहार के रूप में। आप उनको दीजिए, वो देखिए कितने खुश होंगे। आप उसका महत्व उन्हें बताइए, तो ये एक बहुत अच्छा उपहार रहेगा आपके बच्चे। बिल्कुल हो सकता है, और आप खुद भी शुरू कर सकते हैं। माता पिता भी तो उसमें पैसा डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आप एक आदत डेवलप करेंगे तो आपके बच्चे भी उस आदत को देखकर जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जब बात बच्चों की चल रही है तो दिन विशेष में भी बच्चों को लेकर ही कुछ बातें होंगी। बिल्कुल होगी, लेकिन उससे पहले हमें लेना होगा एक अंतराल। बिल्कुल ले लेते हैं। इस अंतराल के बाद हमारे सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। भाई अंतराल में आपने ये जो धुन बजाई थी ना, बहुत प्यारी धुन लगी मुझे। बिल्कुल, ये गीत तो हम कई बार गुनगुनाते भी हैं ना। गाना पसंद बहुत है मुझे ये। बिल्कुल है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। क्या बात है। तो हमारा जो दिल है वो तो हमारे श्रोताओं पर ही आया हुआ है। बिल्कुल आया हुआ है। और क्या। तो चलिए आज दिन विशेष में क्या है हम बात कर लेते हैं। बताइए आज क्या है। देखिए, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और एक और दिवस है, उसका भी हम जिक्र करेंगे, साइबर बुलिंग सहित स्कूल में हिंसा और बदमाशी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, जैसा कि आपने युद्ध और सशस्त्र संघर्ष की बातें कही थी ना, तो 5 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। और तभी से प्रतिवर्ष 6 नवंबर को ये दिन विशेष जो है ना वो मनाया जाता है। बिल्कुल। और युद्ध की जो भयावहता की गणना करते समय कोई नहीं जानता कि कितने पेड़ नष्ट हुए होंगे, कितनी जमीन बर्बाद हो गई होगी, कितने जानवर मारे गए होंगे, कितने जो है स्रोत जो है प्रदूषित हुए होंगे। पानी के जो स्रोत है वो प्रदूषित हुए होंगे। क्योंकि युद्ध के दौरान क्या होता है ना, प्राकृतिक संसाधनों का जो अत्यधिक शोषण होता है बहुत ज्यादा। और ऐसे में जल स्रोत होते हैं वो विषाक्त हो जाते हैं, जंगल जल जाते हैं, और जो मिट्टी जो होती है वो जहरीली हो जाती है ना। और जानवरों को भी बहुत ज्यादा क्षति बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके दीर्घकालिक जो है गंभीर परिणाम हम देखते हैं। तो ऐसे समय में जो संयुक्त राष्ट्र ये सुनिश्चित करने को बहुत महत्व देता है कि पर्यावरण पर कार्रवाई, संघर्ष निवारण, शांति स्थापना और शांति निर्माण रणनीतियों का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि यदि आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है वो नष्ट हो जाते हैं तो फिर स्थायी शांति संभव नहीं हो पाती है। और फिर जो ये दिन है वो युद्ध और संघर्ष के और हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव की हमें याद दिलाता है कि ऐसा हो सकता है। और इस दिन का उद्देश्य यही है कि हम याद रख सकें कि पर्यावरण को होने वाले दूरगामी नुकसान के बारे में लोगों के भीतर जागरूकता बढ़ाई जा सके, उन्हें बताया जा सके कि इसको करने से ये तकलीफें हो सकती हैं, ये नुकसान हो सकते हैं, पर्यावरण को ये नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। आपको बताएं कि जो जितने भी ये युद्ध होते हैं उसमें जो है पर्यावरण जो है अक्सर जो है युद्ध का शिकार बन जाता है ना। और हम भले उसका जिक्र नहीं कर पाते होंगे, हम मानव जाति का या दूसरे संसाधनों की
क्षति का जिक्र ज्यादा करते हैं कि जान माल की हानि हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन पर्यावरण सबसे ज्यादा जो है वहां पर उसका शिकार हो जाता है, उस युद्ध का शिकार हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और आज ही के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस और भी है शेफाली, साइबर बुलिंग सहित जो स्कूल में हिंसा और बदमाशी के विरुद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों से लेकर जुड़ा है। और जो साइबर बुलिंग है ये भी कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ये दिन विशेष जो है ना प्रतिवर्ष नवंबर माह के पहले गुरुवार को मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन क्योंकि ये नवंबर माह का पहला गुरुवार है। हाँ। और ये दिन इस बात पर प्रकाश डालता है शेफाली कि स्कूल में होने वाली हिंसा या साइबर बुलिंग जो है बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के अधिकार का जो है उल्लंघन करती है। बिल्कुल। और जैसे साइबर बुलिंग की बात आपने की है, तो इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों को धमकाना, परेशान करना, इस तरीके जो कृत्य होते हैं ना, वो इसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसे रोकने के लिए व्यक्तियों को किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लेनी होती है और ऐसे बदमाशों को ब्लॉक करके उनकी रिपोर्ट भी करनी चाहिए। बहुत जरूरी है ऐसे लोगों की रिपोर्ट करना। और इस दिन का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां पर बच्चे अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें और उन्हें स्कूल में होने वाली हिंसा से हम बचा सकें। बहुत जरूरी है। स्कूल तो उनके लिए एक मंदिर के समान है, जहाँ वो सीखते हैं। माता पिता उन्हें सुबह से लेकर शाम तक भेजते हैं, और अगर वहीं उनके खिलाफ हिंसा होती है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, किसी तरह की वो प्रताड़ना महसूस करते हैं, तो बच्चे कभी भी स्कूल नहीं जाना चाहेंगे। और कभी कभी बच्चे डर के मारे घर में बताते नहीं है। तो ये सारी चीजें माता पिता को बहुत ध्यान रखनी होगी कि अपने बच्चों के अंदर ये सारी बातें उन्हें बतानी चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ स्कूल में या बाहर कहीं कुछ भी ऐसा होता है तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। लेकिन क्या होता है शेफाली, मैं तो ये भी कहती हूँ कि जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं या जो बड़े लोग हैं उन्हें भी ध्यान रखना होना चाहिए कि बच्चों के साथ क्लास टीचर कैसा व्यवहार कर रही है, या अन्य बच्चे एक दूसरे के साथ। कई बार क्या होता है बच्चे भी बच्चे को धमका देते हैं, है ना। आजकल तो बहुत सारी घटनाएं सुनने में देखने में आती है। बच्चा जो है आपके पास बैठा बच्चा भी आपको धमका देता है, और जो सीधा बच्चा होता है वो घबरा जाता है, फिर वो अपने मम्मी पापा को नहीं भी बताता या क्लास टीचर को नहीं बताता। ऐसी स्थिति में उसके मन में भय हो जाता है, वो स्कूल जाने से डरता है और हम सोचते हैं पढ़ना नहीं चाहता है। और कभी कभी होता ये है मंदाकिनी जी कि बच्चे गुमसुम रहने लगते हैं, और गुमसुम रहते रहते उनका पढ़ाई से मन उचट जाता है और घर में भी वो डरे डरे से रहते हैं। तब जाकर माता पिता को ये ध्यान आता है कि कहीं कुछ तो ऐसा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ये भी नहीं सोचते हैं, बहुत गहराई में जब हम नहीं जाते हैं ना, तो हम उसे ही डांटने लगते हैं, क्या हुआ, तू ऐसा क्यों हो गया है या ऐसी क्यों हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि आजकल बच्चे जो कंप्यूटर से या मोबाइल से चिपके हुए हैं, तो आप ध्यान रखिए वो कहाँ हैं और क्या देख रहे हैं। उनके साथ साइबर बुलिंग तो नहीं हो रही है, किसी चक्कर में तुम नहीं फंस गए हैं, किसी गलत हाथ में तो नहीं चले गए हैं। ये सभी आपको देखना बहुत जरूरी है। बच्चा डर के मारे आपको बताएगा नहीं, वो अचानक मोबाइल बंद कर देगा, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहा होगा। आपको पता होना चाहिए उसने कौन सी लिंक खोल रखी है, क्या देखता है, बच्चे के शौक क्या है, और वो क्या अकेले में बैठकर क्या देखता है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसके मित्र कैसे हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है। उसका फ्रेंड सर्किल कैसा है, आप जरूर उसमें इन सारी चीजों को आप एक गोल घुमाकर देखिए तो वो केंद्र वहीं आता है कि यहीं कहीं से हिंसा शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे में हमें अपने बच्चों की रक्षा करनी है, उनके बचपन की रक्षा करनी है, क्योंकि बचपन जो है वो सबसे प्यारा होता है। बिल्कुल, वो तो अनमोल है। और अगर आपका बचपन खो जाता है तो फिर जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन बचपन के नाम गीत सुन लें। लेकिन एक बात है, गीत सुनने से पहले ये बात कहूंगी कि अपने बचपन को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, दिल में वो बचपन का एक जो बचपना होता है ना छोटा सा, वो हमेशा अपना बच्चा जरूर जिंदा रखे। बिल्कुल सही कहा शेफाली, ये हर एक में नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं दुनिया में जो वृद्ध भी हो जाते हैं, लेकिन उनका बचपना जो है जब सामने आता है तो लगता है कि अरे वाह कितना मजा आ गया। मतलब अपने भीतर एक बच्चा जरूर जिंदा रखना चाहिए। चलिए गाना हो जाए।
क्या बात है, आज तो आप हमारे पसंदीदा गानों की झड़ी लगा रही हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको, मैंने अपनी गुल्लक में डाल रखा है, तो आपकी पसंद का तो ख्याल रखना ही था ना। क्या बात है, ऐसी दोस्त सबको मिलनी चाहिए। देखिए एक श्रोता क्या लिख रहे हैं, वो आपके फैन है और लिखते हैं कि आप ही के नाम लिखा है कि शेफाली जी, जलेबी के 5 रुपए 12 आने आपको भी देने हैं मुझे। आपने कभी उनसे 5 रुपए 12 आने की जलेबी खाई थी? याद करो बचपन का वो दिन, है ना। और वो कह रहे हैं कि बचपन में आपने मुझसे 5 रुपए 12 आने की जो जलेबी खाई थी वो तो अब लौटा दो। और लिखते हैं आगे कि बहुत ही लाजवाब प्रसारण चल रहा है। हाँ, हमारा तो गुल्लक का जमाना ही गुजर गया, क्या करें। देखिए कहाँ से कहाँ एक लिंक जुड़ जाता है, एक छोटी सी बात में कितनी ढेर सारी बातें निकल आती हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है, मैं पढ़ती हूँ कि नमस्कार करते हुए कि सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार एवं दोनों दीदी को मेरा नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद ये सुपर डुपर जोड़ी सुनने को मिल रही है। अच्छा। वास्तव में आज का कार्यक्रम सचमुच सज रहा है और सुंदर भी लग रहा है। मन भी बहुत प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती परिवार ऐसे ही चलता रहे। हाँ, बिल्कुल चलता रहेगा। आप सबकी दुआएं साथ में है तो बिल्कुल चलेगा। और जब बात बचपन की करिए तो देखिए बच्चों को घूमने का बहुत शौक होता है, तो चलिए आज ऊटी चलते हैं। नहीं, बच्चों को क्या, हमें भी शौक है भाई। तो हमारे अंदर भी तो बच्चा है। हाँ, तो आपने हमको तो ज्वाइन ही नहीं करने दिया। अरे आप भी हैं उसमें। चलिए ऊटी चलते हैं ना। चलिए तो बताइए पहले ऊटी है कहाँ? भाई तमिलनाडु का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है ये तो, है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी जलवायु और औपनिवेशिक इतिहास के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। और जो ऊटी का नैसर्गिक सौंदर्य है वो धुंध से ढकी पहाड़ों की चोटियां, ओस से भीगी पेड़ों की पत्तियां और अनेक खूबसूरत नजारों को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। क्या बात है, आप तो ऐसी बातें बता रही हैं कि आंख बंद करके हम स्टूडियो में ऊटी को फील कर रहे हैं। और जानती हैं आप कि ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है। वैसे ऊटी का जो आधिकारिक नाम है वो है उदगमंडलम। बिल्कुल है। और यहाँ घूमने के लिए मार्च से जून तक का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना रहता है। और सर्दियों के मौसम की बात करेंगी तो अक्टूबर से फरवरी तक यहाँ का मौसम ठंडा और कोहरे से भरा होता है, जो एक अलग तरह का अनुभव देता है। यानी अक्टूबर से जून तक का जो समय है ना, वो ऊटी घूमने के लिए बेस्ट है। तो यानी हम सही समय पर जा रहे हैं। हम लोग सही समय पे चल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ के खान पान की बात करें तो ऊटी चाय, हाथ से बनी चॉकलेट्स, खुशबूदार तेल, मसाले, क्या बहुत प्रसिद्ध है। और हर दूसरी दुकान पर हाथ से बनी चॉकलेट्स मिलती हैं। हाँ, वहाँ की ये स्पेशलिटी है कि वो हाथ से बनी चॉकलेट जो है वहाँ आपको हर दुकान पर ये मिलेगी। क्या बात है। और अगर शिक्षण संस्थानों की बात की जाए तो यहाँ गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, लॉलिस इंस्टीट्यूट और होम्योपैथिक औषधि शोध केंद्र हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और कला के शौकीन लोगों की अगर बात करें तो ऊटी में जो है ललित कला एकेडमी आर्ट गैलरी भी है, जो ऊटी से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घूमने लायक तो बहुत जगह है ऊटी में। ऊटी झील है, जो कि एक आर्टिफिशियल झील है, ये कृत्रिम झील है। और जानती हैं आप कि बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्म्स में इस जगह को, इस झील को दिखाया गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो है बॉटनिकल गार्डन है, एक विशाल गार्डन है जिसमें बहुत सारी वनस्पतियां भी शामिल हैं। और ऐसे ही एक रोज गार्डन है। आप अगर वहां जाएंगे तो आपको गुलाब की हजारों किस्में मिलेंगी। यानी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतनी भी किस्म के गुलाब होते हैं। अरे वाह, जैसे आज मैं जिस गुलाब में बैठी थी वो तो एक ही किस्म का था। तो यहाँ बैठने के लिए हमें जाना पड़ेगा, तब जाकर आप वहाँ मेरी फोटो खींचेंगे कि मंदाकिनी जी, मैंने आपको हजारों गुलाबों के बीच में बैठा हुआ देखा था, है ना। श्रोताओं, आज तो मंदाकिनी जी ने हमें हंसा के लोट-पोट कर दिया है। चलिए, तो अभी हमें सैर करनी है भाई। चलिए आप हंस के जो ना अपनी चाल को धीमा कर लेंगी, देखा जाए तो। नहीं, मेरी चाल तो बिल्कुल तेज चलेगी। पैगरा फॉल्स चलते हैं अगर हम वहां पे घूमने के लिए। तो आप जानती हैं कि ये एक शानदार वाटरफॉल है और ये जो जगह है ना, वो फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा है, तो फिर वहां जाना बहुत जरूरी, क्योंकि तभी आप वहां जाकर मेरी फोटो भी खींचेंगी। और जो वेल लॉकडाउन की बात करें, अपने शानदार दृश्यों और शांति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पिकनिक और घोड़े की सवारी के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। अगर हम लोग पिकनिक करते हैं ना, तो आप थोड़ा बैठ जाइएगा, हम घुड़सवारी कर लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, हम भी करेंगे ना। आपको भी करनी है? बिल्कुल। ठीक है, तो फिर ठीक है, अलग अलग घोड़े ले लेंगे। एक ही घोड़े में चल सकते हैं। अच्छा, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो है वो बहुत आकर्षक ट्रेन राइड है। और इससे क्या है कि पहाड़ियों के अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अवलांच झील है वहां पर, चाय
चाय संग्रहालय व चाय पीने को मिल जाएगी, है ना? बड़ी इच्छा हो गई। ठंडा ठंडा मौसम और उसमें एक कड़क चाय, क्या बात। वो देखने लायक जगह है। साथ ही जो है काल हद्दी जलप्रपात ऊटी का एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। यहाँ अनेक प्रकार के पर्वतीय पक्षी भी देखे जा सकते हैं। कितने सुंदर होते होंगे वो। कभी देखा तो नहीं है हम लोगों ने, लेकिन कभी अगर हम चल रहे हैं तो वहाँ जरूर ये चीज देखेंगे। हाँ, बहुत पहले मैंने कुछ फोटोज देखे थे, मेरे ही कोई परिचित थे, वो ऊटी गए थे, उन्होंने वापस आकर वहाँ की कुछ फोटोज मुझे दिखाए थे, उनमें ये पक्षी मैंने देखे थे। बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत सुंदर। हाँ, उनकी बात ही अलग होती है, क्योंकि वो वहाँ का क्लाइमेट जो होता है ना वो अलग होता है। और एक ही कतार में बैठे मिलते हैं कई जगह, तो उन्होंने जिस हिसाब से क्लिक किया था वो दृश्य देखने लायक। क्या बात है। और अगर वहाँ के आवागमन की बात की जाए, साधन की बात की जाए आने जाने के, तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहाँ से आप ऊटी तक की यात्रा कर सकते हैं और यहाँ से टैक्सी, बस सब कुछ अवेलेबल है जो आपको ऊटी तक आराम से पहुंचा सकता है। और सड़क मार्ग से भी आप जा सकते हैं, चिंता मत करिए। बेंगलुरु है, चेन्नई, मैसूर जैसे शहरों से नियमित बस सेवाएं ऊटी के लिए जाती हैं। और ऊटी पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी जो रेलवे स्टेशन है वो मेट्टपालयम है, जो ऊटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर ही। ठीक है। और हम तो यही कहेंगे कि हमारी सखियां, हमारे श्रोता अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं या बनाना है तो एक बार ऊटी जरूर जाएं, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन जरूर देखें। बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों का तो प्लान बन गया। मुझे तो ठंड भी लगने लग गई है। मुझे भी लग रही है। आप गाना सुनवा दीजिए। वही तो, बहुत ठंड हो गई है ना। ठंडी ठंडी हवा
अब कुछ ठंड कम हुई गाना सुनकर या नहीं? तौबा रे तौबा। भाई इस मौसम में जब आप ऊटी जाओगे तो ठंड तो लगेगी ना। ठंड तो लगेगी, और स्टूडियो में तो इस समय जब हम बैठे हैं इस समय ऑलरेडी इतनी ठंड है और ऊटी की सैरी कर रहे हैं। चलिए, तो अब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे विचार लिख दिए हैं कि मुझे कुछ कहना है, वो भी तो कुछ कहना चाहते हैं कि हम ही थोड़ी अपनी बात कहेंगे भाई। अब देखिए ना, अब जैसे हम लोग ऊटी चल रहे थे तो हमारी एक सखी लिखती हैं कि हंसना तो सेहत के लिए अच्छा है, गुलाब के फूलों के साथ फोटो के लिए हम भी आ जाएंगे। अच्छा। अगर आप बुलाना चाहें और हमें साथ ले जाना चाहें, बिल्कुल बुलाएंगे। और कहते हैं ना कि अगर टोली में जाया जाए तो उसका मजा ही अलग होता है, अकेले जाने में क्या मजा है यात्रा में। आपको भी ले लेंगे साथ में, आप भी चलिएगा। जैसा कि शेफाली ने कहा कि दुनिया भर के गुलाब वहां मिलते हैं, उनके बीच में हम भी 2 गुलाब खड़े हो जाएंगे। है ना? बिल्कुल। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि देखिए, आपने कहा कि संस्कार ही असली पहचान है, तो लिखते हैं कि संस्कार हमारे जीवन की वो अमूल्य पूंजी है जो हमें इंसानियत, सम्मान और नैतिकता की राह दिखाते हैं। संस्कार ही व्यक्ति को दूसरों से अलग और बेहतर बनाते हैं, और ये हमारे परिवार, समाज और संस्कृति की एक अमूल्य पहचान है। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि हमारी पहचान संस्कार केवल परंपराएं नहीं है, ये वे अदृश्य धागे हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। हमारे संस्कार ही हमारी पहचान है, क्योंकि यही हमें बताते हैं कि हमें कैसे जीना है। बिल्कुल। और जब श्रोता अपने विचार लिख रहे थे तो उन्होंने आगे ये भी लिखा कि संस्कारों का अर्थ है अच्छे विचार, व्यवहार और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, और ये हमारे आचरण, बोलचाल और निर्णयों में झलकता भी है। और बच्चों को सबसे पहले संस्कार घर से, माता पिता से, बड़ों से मिलता है, फिर विद्यालय, समाज और मित्र मंडली में हमारे संस्कार जो है आकार लेते हैं, और जो संस्कार है वो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। ये हमें दूसरों के प्रति करुणा, आदर और सहयोग की भावना भी सिखाते हैं। तो संस्कारों से जीवन में अनुशासन, ईमानदारी और आत्मसंयम आता है। और बच्चों के संस्कारों की बात करते हुए लिखते हैं हमारे एक साथी की, कहते हैं बच्चों के संस्कार उनके खुद के जीवन की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की दिशा और दशा तय करते हैं। और बच्चों में ज्यादातर संस्कार उनके माता पिता से आते हैं, लेकिन वे अपने आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होते हैं। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था ना कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों का जो फ्रेंड सर्किल है उस पर ध्यान दें। तो वही चीज होती है कि जैसे हम ग्रुप में रहेंगे, जैसे लोगों के पास रहेंगे, जैसा आसपास का वातावरण होगा, वही संस्कार हमारे अंदर आएंगे। बिल्कुल सही का। एक श्रोता लिखते हैं कि बच्चों के संस्कार उनके खुद के जीवन की नहीं बल्कि पूरे समाज की दिशा और दशा तय करते हैं। बच्चों में ज्यादातर संस्कार उनके माता पिता से तो आते ही हैं, लेकिन वो अपने आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होते हैं। बच्चों में संस्कारों की कमी के लिए सबसे ज्यादा दोषी हम सोशल मीडिया और टेलीविजन या फिर सोशल साइट्स को दे सकते हैं। सोशल साइट्स को हम चाहें तो अच्छे काम के लिए उपयोग में ला सकते हैं या फिर बुरे कामों के लिए, ये हमारे ऊपर है। लेकिन आजकल बहुत से बच्चे इसका उपयोग बुरे कामों के लिए करते हैं, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। और आजकल के बच्चों को मोबाइल फोन का उपयोग करने की बहुत बुरी आदत है, जिसे वो अच्छे काम के लिए कम और खराब काम के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत से पेरेंट्स आजकल बच्चों की छोटी सी जिद के आगे झुक जाते हैं, जिद ना करें इसलिए हाथों में मोबाइल थमा देते हैं। तो अपने बच्चों के प्यार में वो इस प्रकार बात से अनजान हो जाते हैं कि वो मोबाइल फोन का दुरुपयोग भी हो सकता है। अब देखना ये भी है कि उनका बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। अच्छे संस्कार अगर बच्चे के अंदर हैं तो वो समाज में आदर पाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और हमारे एक साथी भी ऐसा ही कुछ लिखते हैं कि संस्कार ही असली पहचान है। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संस्कार से ही एक व्यक्ति की पहचान होती है। और सच में अगर हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, हमारे हर काम में कितने भी अच्छे हों, हम अगर करते हैं तो एक ना एक दिन हमारे अच्छे कामों के बीच आ ही जाते हैं। मतलब अगर हमारे संस्कार नहीं अच्छे हैं तो हम भले ही अच्छे काम कर रहे हैं, वो संस्कार कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आड़े आ जाते हैं। और हमारे संस्कार के कारण लोगों को हमारी असलियत का पता चल जाता है कि हम असल में हैं कैसे। बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी है कि अपनी पहचान आप अपने काम से तो जरूर बनाएं, लेकिन अपनी पहचान बनाने के साथ साथ अपने संस्कार भी अच्छे रखें, अपनी परवरिश भी अच्छी रखें, और इस तरीके से आपकी संस्कार, आपकी पहचान भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। हम एक नकाब ओढ़ लेते हैं और उस नकाब में हम अपना दूसरा रूप दिखाते हैं जो असल में होता नहीं है। तो जब हमारा असली रूप पता चलता है तो पता चलता है संस्कारहीन व्यक्ति है। कई बार हम कहते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो असली रूप है वही सामने आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि देखने में आता है कि बच्चे हैं, बड़ों ने कुछ कह दिया तो पलट के जवाब दे देते हैं। यही चीज एक संस्कार होते हैं। बिल्कुल सही कहा। आपके पेरेंट्स ने आपकी कैसी पेरेंटिंग की है कि बड़ों को
जवाब देना है या नहीं देना। आपके अंदर धैर्य कितना है, धैर्य कितना है। एक श्रोता लिखती है कि संस्कार ही व्यक्ति की असली पहचान होते हैं और ये किसी व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार और जीवन मूल्यों को निर्धारित करते हैं, जो बाहरी रंगरूप, धन या पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कार मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं, व्यक्ति को सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाते हैं और नैतिक मूल्यों के पतन को रोकते हैं। हमारी आदतें ही हमारे संस्कारों का निर्माण करती है और यही संस्कार कालांतर में हमारे व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व होते हैं। बिल्कुल सच कहा जाता है कि देखिए फैशन तो समय के साथ साथ बदल जाता है, लेकिन जो संस्कार होते हैं ना, ये वो नींव होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्थिर और उज्जवल बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अब एक गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल सुन लिया जाए। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। ओ कामनी, ओ कामनी, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। ओ कामनी, कुर्ता है पाजामा तंग तंग है, ढीला ढीला कुर्ता है पाजामा तंग तंग है। अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपना ही रंग है। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। ओ कामनी, भाई शेफाली, अब तो देखिए कार्यक्रम का वक्त तो बिल्कुल समाप्त हो चला है। नैन भर के देखने का वक्त जो है अब नहीं रहा है। हमारे साथी ने भी लिखा है कि अब रुकने का मतलब ही नहीं, 4 बजने को है, चाय पानी पीने का समय है। तो अब इजाजत ले ली जाए। तो चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे देते हैं कि आप सभी का घर आंगन हमेशा महकता रहे, आप मुस्कुराते रहिए और हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए। सखी सहेली। और अब दीजिए इजाजत आप सभी को शेफाली कपूर और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।